नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री ने देश की जनता के नाम कुछ संदेश दिए और साथ ही साथ पड़ोसी देशों को भी संदेश देने का प्रयास किया। उनके इस भाषण से किस प्रकार का संदेश निकलता है, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए कुछ अंश पहले हम मोदी जी के भाषण के देखते हैं, उसके बाद प्रयास करेंगे कि मोदी जी ने किस प्रकार का संदेश देश की जनता और पड़ोसी देशों को देने का प्रयास किया है। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पर वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। और इसलिए भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। दूसरी एक चर्चा मैं करना चाहता हूं, भाई भतीजावाद। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है
ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा। और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समयानुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब सपने बड़े होते हैं, जब संकल्प बड़े होते हैं, तो पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा होता है, शक्ति भी बहुत बड़ी मात्रा में जुट जाती है। अब कोई कल्पना कर सकता है
कि देश 40-42 के कालखंड को याद कीजिए। देश उठ खड़ा हुआ था। किसी ने हाथ में झाड़ू लिया था, किसी ने तकली ली थी, किसी ने रेंटिया लिया था, किसी ने सत्याग्रह का मार्ग चुना था, किसी ने संघर्ष का मान चुना था, किसी ने क्रांति की वीरता का रास्ता चुना था। लेकिन संकल्प बड़ा था, आजादी। और ताकत देखिए, बड़ा संकल्प था तो आजादी लेके रहे। हम आजाद हो गए। अगर संकल्प छोटा होता, सीमित होता, तो शायद आज भी संघर्ष करने के दिन चालू रहते। लेकिन संकल्प बड़ा था तो हमने हासिल भी किया। मेरे प्यारे देशवासियों, अब आज जब अमृत काल की पहली प्रभात है, तो हमें इस 25 साल में विकसित भारत बना के रहना है, अपनी आंखों के सामने। और जो 20, 22, 25 साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने हैं, मेरे देश के नौजवानों, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब आप 50-55 के हुए होंगे। मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल है। आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों। तिरंगे झंडे की शपथ लेकर के चल पड़िए। हम सब पूरी ताकत से लगे आए। बड़ा संकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा, डेवलप कंट्री होगा। विकास के हर पैरामीटर में हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को विकसित करेंगे। हमारे केंद्र में मानव होगा, हमारे केंद्र में के मानव की आशा आकांक्षाएं होगी। हम जानते हैं, भारत जब बड़े संकल्प करता है तो करके भी दिखाता है। जब मैंने यहां स्वच्छता की बात कही थी मेरे पहले भाषण में, देश चल पड़ा, जिससे जहां हो सका स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा, और गंदगी के प्रति नफरत एक स्वभाव बनता गया। यही तो देश है जिसने इसको करके दिखाया है, और कर भी रहा है, आगे भी कर रहा है। यही तो देश है जिसने वैक्सीनेशन, दुनिया दुविधा में थी, 200 करोड़ का लक्ष्य पार कर लिया, समय सीमा में कर लिया, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के कर लिया। ये देश कर सकता है। हमने तय किया था देश को, खाड़ी के तेल पर हम गुजारा करते हैं, झाड़ी के तेल की ओर कैसे बढ़े। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का सपना बड़ा लगता था, पुराना इतिहास बताता था संभव नहीं है, लेकिन समय से पहले 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करके देश ने इस सपने को पूरा कर दिया। भाइयों बहनों, 2.5 करोड़ लोगों को इतने कम समय में बिजली कनेक्शन पहुंचाना छोटा काम नहीं था, देश ने करके दिखाया। लाखों परिवारों के घर में जल से नल, नल से जल, नल से जल पहुंचाने का काम आज देश तेज गति से कर रहा है। खुले में शौच से मुक्ति भारत के अंदर आज संभव हो पाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, अनुभव कहता है कि एक बार हम सब संकल्प लेकर के चल पड़े तो हम निर्धारित लक्ष्यों को पार कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य हो, देश में नए मेडिकल कॉलेज बनाने का इरादा हो, डॉक्टरों की तैयारी करवानी हो, हर क्षेत्र में पहले से गति बहुत बड़ी है। और इसलिए मैं कहता हूं, अब आने वाले 25 साल बड़े संकल्प के हो। यही हमारा प्राण, वही हमारा प्रण भी होना चाहिए। दूसरी बात मैंने कही है, उस प्राण शक्ति की मैंने चर्चा की है कि गुलामी की मानसिकता,
देश की सोचिए भाइयों, कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट बांटती रहेगी? कब तक दुनिया के सर्टिफिकेट पर हम गुजारा करेंगे? क्या हम अपने मानक नहीं बनाएंगे? क्या 130 करोड़ का देश अपने मानकों को पार करने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता है? हमें किसी भी हालत में औरों के जैसा दिखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे, लेकिन सामर्थ्य के साथ खड़े होंगे, ये हमारा मिजाज होना चाहिए। हमें गुलामी से मुक्ति चाहिए। हमारे मन के भीतर दूर दूर 7 समंदर के नीचे भी गुलामी का तत्व नहीं बच रहना चाहिए। और मैं आशा देखता हूं, जिस प्रकार से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, जिस मंथन के साथ बनी है, कोटि कोटि लोगों के विचार प्रवाह को संकलित करते हुए बनी है, और भारत की धरती की जमीन से जुड़ी हुई शिक्षा नीति बनी है। रसकस हमारी धरती के मिले हैं। हमने जो कौशल्य पर बल दिया है, ये एक ऐसा सामर्थ्य है जो हमें गुलामी से मुक्ति की ताकत देगा। हमने देखा है, कभी कभी तो हमारी टैलेंट भाषा के बंधनों में बन जाती है। यह गुलामी की मानसिकता का परिणाम है। हमें हमारे देश की हर भाषा पे गर्व होना चाहिए। वो हमें भाषा आती हो या ना आती हो, लेकिन मेरे देश की भाषा है, मेरे पूर्वजों ने दुनिया को दी हुई ये भेंट सौगात है, हमें गर्व होना चाहिए। मेरे साथियों, आज डिजिटल इंडिया का रूप हम देख रहे हैं, स्टार्टअप देख रहे हैं। कौन लोग हैं? ये वो टैलेंट है जो टियर 2, टियर 3 सिटी में किसी गांव गरीब के परिवार में बसे हुए लोग हैं। ये हमारे नौजवान हैं जो आज नई नई खोज के साथ दुनिया के सामने आ रहे हैं। गुलामी की मानसिकता हमें उसे तिलांजलि देनी पड़ेगी। अपने सामर्थ्य पर भरोसा करना होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि मोदी जी ने कहा कि जिसने लिया है उसको देना पड़ेगा। उन्होंने भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट करते हुए देश को यह संदेश देने का प्रयास किया कि अब तक पिछले 70 वर्षों में जिन लोगों ने इस देश से लिया है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और देश का जो पैसा, दूसरे का हक जो उन्होंने छीन लिया था, उसको वापस लेकर उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा जिनसे उनका हक लूटा गया है। इसके बाद उन्होंने भाई भतीजावाद को आड़े हाथों लिया। उन्होंने यह भी कहा कि भाई भतीजावाद केवल और केवल राजनीति में नहीं है, भाई भतीजावाद सरकारी तंत्र में भी बहुत गहरी जड़ बना चुका है। भाई भतीजावाद के कारण सरकारी नौकरियों में जितने भी प्रकार की सरकारी मशीनरियां काम कर रही हैं, उनमें उच्च पदों पर बैठे लोगों ने भाई भतीजावाद करते हुए अपने लोगों को स्थान दिया है। उन पर भी कड़ी कार्रवाई का संदेश प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से दिया गया है। अगर हम उनके 5 प्राण को देखते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने 5 प्राणों के विषय में चर्चा की, अगर हम 5 प्राणों को देखें तो पहले ही प्राण में विश्व महाशक्ति बनने का संकल्प जो मोदी जी ने दोहराया, उससे पड़ोसी देशों को एक स्पष्ट संदेश दिया गया है कि भारत के रास्ते में आने का प्रयास कोई ना करे। पाकिस्तान और चाइना सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जो भारत पर बुरी नजर रखते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद का सप्लायर है
और चाइना विस्तारवाद नीति के कारण जमीनों को हड़प करने की मंशा हर वक्त बनाए रखता है। वह भारत के बहुत से हिस्से पर अपना दावा करता है, जबकि उसने स्वयं भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र काफी समय से अपने कब्जे में किया हुआ है। तो उन दोनों को यह संदेश देने की कोशिश यहां प्रधानमंत्री मोदी ने की है, और वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व शक्ति बनकर उभरेगा और उन्होंने जो जमीनें भारत की कब्जा कर रखी हैं वो उनको वापस करनी पड़ेंगी। पीओके को अगर हम देखें तो पीओके पर भारत की सबसे पहले नजर है, और प्रधानमंत्री के इस बयान के कारण पड़ोसी देशों में हलचल मची है। पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि जल्द ही भारत पीओके को वापस लेने के लिए कार्रवाई कर सकता है। भारत की यह मंशा लाल किले से स्पष्ट दिखाई देती है कि कुछ न कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मोदी जी के ये प्रण इस बात को साबित करते हैं कि भविष्य में बहुत जल्द कोई बहुत बड़ी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ स्पष्ट रूप से यह भी संदेश देने का प्रयास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया कि गुलामी की कोई भी निशानी इस देश में न रहे। उनकी इस भावना को अगर हम देखें तो वो पहले से ही इस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। संसद भवन का निर्माण हो या अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से निकालकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाना हो, यह दर्शाता है कि मोदी जी पहले ही इस राह पर चल पड़े। मोदी जी ने विरासत शब्द का प्रयोग करते हुए देश के नागरिकों को यह संदेश देने का प्रयास किया कि कभी भी हम अपनी जड़ों से अलग ना हों और याद करें हमारी विरासत कितनी महान है। हमें जो विरासत में मिला, हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया, हमारा जो इतिहास है वो कितना गौरवशाली है, और हमें उसे याद करते हुए इस देश की रक्षा और सुरक्षा करनी है। एकता और एकजुटता पर ध्यान देने के लिए देश के नागरिकों को कहा। अब इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एकता और एकजुटता का संदेश मोदी जी ने क्यों देने की कोशिश की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत के बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमदर्दी रखते हैं। तो मोदी जी ने उन लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि आप अपनी विरासत को ध्यान में रखकर, जो विरासत में हमारे पूर्वजों ने हमें दिया उसको ध्यान में रखकर अपनी एकता और एकजुटता को बनाए रखें, क्योंकि भविष्य में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। और यह संदेश दिखाता है कि निकट भविष्य में कुछ तो होने वाला है। इसके साथ साथ मोदी जी ने नागरिक कर्तव्य को भी लोगों को याद दिलाया। उन्होंने लोगों को स्पष्ट रूप से कहा कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह हर हालत में करना ही होगा और करना चाहिए। इसका अर्थ स्पष्ट ये है कि जो भाई भतीजावाद है, जो भ्रष्टाचार है, जो कुछ लोग पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं, ऐसे लोगों को देश को ध्यान में रखकर एक नागरिक जो कर्तव्य है उसको ध्यान में रखकर व्यवहार करना चाहिए, ताकि निकट भविष्य में किसी भी संकट की घड़ी में लोग बुरे वक्त से लड़ने के लिए
सक्षम हो सके। तो दोस्तों, मोदी जी के भाषण से जो अंदाजा हमने लगाया, ये हमने आपको बताया। हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बातों से सहमत ना हो। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति किसी की बातों से सहमत हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप मेरे चैनल पर कमेंट्स कीजिए, और यदि सहमत नहीं है तब भी हमने यहाँ क्या कंक्लूजन गलत निकाला है, इस विषय में भी आप हमें बताइए, ताकि निकट भविष्य में जब भी हम दूसरी वीडियो बनाएं तो हमें यह पता लग सके कि हमारे दर्शक किस प्रकार के कंटेंट्स देखना और सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हुए यहीं आपसे इजाज़त लेते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारी यह बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।